नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर की पूर्व बाल अवस्था परिचर्चा एवं शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसकी टाइमिंग होती है 3 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके 70। दोस्तों, हमने ऑल सब्जेक्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं विद सॉल्यूशन 2025 के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। पहला है, बालक रिक्त स्थान बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। उत्तर है परिवार। परिवार बालक के विकास की प्रथम पाठशाला है। दूसरा है, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? तो 1948 में राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ। वेलेंटाइन ने रिक्त स्थान को आदर्श अवस्था माना है। तो वेलेंटाइन ने जो है शेषावस्था को आदर्श अवस्था माना है। किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष है। ECCE की अवधारणा सर्वप्रथम 1886 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रकाशित हुई। प्रश्न क्रमांक 3, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा प्रकाशित हुई। तो जुलाई 2005 में राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा प्रकाशित हुई। दूसरा है, वाटसन के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं। तो वाटसन के अनुसार विकास की अवस्थाएं 7। किसके अनुसार पाठ्य चर्चा पर्यावरण से होने वाली क्रियाओं का योग है? तो ब्रूसम के अनुसार पाठ्य चर्चा पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। शिक्षा के उत्तम साधन है परिवार, घर, समाज। तो उपरोक्त सभी तीनों ही शिक्षा के उत्तम साधन है। परिवार की विशेषता है। परिवार क्या क्या विशेषता है? सार्वभौमिक संस्था है, सामाजिक सुरक्षा है, भावात्मक आधार है, या सभी उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। सार्वभौमिक संस्था भी है, सामाजिक सुरक्षा भी है और भावनात्मक आधार भी है। प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ECCE में प्रवेश की आयु क्या है? तो ECCE में प्रवेश की आयु जन्म से 6 वर्ष तक होनी चाहिए। कितने वर्ष के बालकों को आंगनवाड़ी में शिक्षा दी जाती है? आंगनवाड़ी में 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जाती है। भाषा विकास का प्रथम चरण क्या है? तो भाषा विकास का प्रथम चरण रोदन यानी क्राइंग माना जाता है। पाठ्य योजना में सहायक सामग्री लिखिए। पाठ्य योजना में सहायक सामग्री के अंतर्गत चार्ट, चित्र, मॉडल, ब्लैक बोर्ड आदि आते हैं। विद्यालय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो विद्यालय शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद्या धन आलय से हुई है। प्रश्न क्रमांक 4 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 2 अंक का। प्रश्न क्रमांक 4, पाठ्य चर्चा क्या है? पाठ्य चर्चा वह समस्त नियोजित शैक्षिक अनुभवों का समूह है जिसके माध्यम से विद्यालय में विद्यार्थियों के सार्वजनिक विकास का प्रयास किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, अनौपचारिक शिक्षा को लिखिए। तो अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम, समय सारणी
और परीक्षा के परिवार, समाज और दैनिक अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 6, प्रतिवेदन लेखन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रतिवेदन लेखक वह प्रक्रिया है जिसमें किसी घटना, कार्य या अध्ययन का तथ्यात्मक, क्रमबद्ध और निष्पक्ष विवरण लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों, उपलब्धियों और प्रगति से संबंधित दस्तावेज का सुव्यवस्थित संग्रह है। प्रश्न क्रमांक 8, संवेदी गति अधिनियम क्या है? संवेदी गति अधिनियम वह अधिनियम है जिसमें इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के समन्वय से सीखना होता है। प्रश्न क्रमांक 9, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक 10 से 12 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 10, शेषावस्था मानव शरीर की प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, जैसे लंबाई और वजन में वृद्धि, इंद्रियों का विकास तथा मांसपेशियों में शक्ति का बढ़ना। मानसिक विकास की दृष्टि में बालक में संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है और वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना प्रारंभ करता है। भावनात्मक रूप से बालक माता पिता पर निर्भर रहता है तथा सामाजिक विकास की शुरुआत भी इसी अवस्था से होती है। शेषावस्था को आगे की सभी अवस्थाओं की आधारशिला माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा बाल्यावस्था को स्पष्ट कीजिए। बाल्यावस्था शेषावस्था के बाद की अवस्था होती है जो सामान्यतः 2 से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास निरंतर होता है। भाषा विकास, नैतिक मूल्यों का विकास और सामाजिक व्यवहार सीखना इसी अवस्था में होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसी समय सीखी गई आदतें और संस्कार जीवन भर प्रभाव डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, ECE की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ECE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का अर्थ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से है। यह 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित एक समग्र अवधारणा है। इसके अंतर्गत बच्चों की शिक्षा के साथ साथ पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ECCE का उद्देश्य बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक और नैतिक विकास करना है। भारत में आंगनवाड़ी केंद्र, बालवाड़ी और पूर्व प्राथमिक विद्यालय ECCE के प्रमुख माध्यम हैं। यह बच्चे की आगे की शिक्षा को मजबूत नींव तैयार करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा आंगनवाड़ी केंद्र क्या है? तो आंगनवाड़ी केंद्र भारत सरकार द्वारा संचालित एक ग्रामीण एवं शहरी स्तर का केंद्र है जिसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना है। इन केंद्रों में बच्चों को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। आंगनवाड़ी केंद्र ECE
ECCE कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है और बाल विकास के अहम भूमिका निभाता है। प्रश्न क्रमांक 12, परिवार की परिभाषा लिखिए। परिवार समाज की सबसे छोटी मूल सामाजिक संस्था है। इसमें माता पिता, बच्चे तथा अन्य निकट संबंधी शामिल होते हैं जो रक्त संबंध, विवाह या दत्तक संबंध द्वारा जुड़े होते हैं। परिवार बालक के समाजीकरण का प्रथम केंद्र होता है, जहां उसे प्रेम, सहयोग, अनुशासन, नैतिक मूल्य और सामाजिक व्यवहार की शिक्षा मिलती है। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास मुख्य रूप से परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है। परिवार के माध्यम से ही संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक मूल्यों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा विद्यालय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विद्यालय के औपचारिक शिक्षण संस्था है जहां बालक को योजनाबद्ध और व्यवस्थित रूप से शिक्षा दी जाती है। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है, जिसमें बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक तथा भावनात्मक विकास शामिल है। यहाँ प्रशिक्षित शिक्षा निश्चित पाठ्यक्रम और अनुशासन के अंतर्गत शिक्षण कार्य करते हैं। विद्यालय बालक को ज्ञान के साथ साथ जीवन के लिए आवश्यक संस्कार, सामाजिक गुण, अनुशासन, सहयोग तथा नागरिकता का बोध कराता है। इस प्रकार विद्यालय व्यक्ति को एक योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इनकी शब्द सीमा 120 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 13, बाल्य अवस्था में शिक्षा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो बाल्य अवस्था में शिक्षा का स्वरूप स्वाभाविक, सरल, रुचिपूर्ण तथा क्रियात्मक होता है। इस अवस्था में बालक सीखने की प्रक्रिया खेल, अनुकरण, अनुभव और गतिशील गतिविधियों के माध्यम से करता है। बाल्यावस्था में शिक्षा बालक केंद्रित होती है, जिसमें उसकी रुचियों, आवश्यकता और क्षमताओं को विशेष महत्व दिया जाता है। इस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकी ज्ञान देना नहीं, बल्कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास करना होता है। बाल्यावस्था में औपचारिक शिक्षा की अपेक्षा अनौपचारिक शिक्षा अधिक प्रभावी मानी जाती है। प्रेम, सुरक्षा, स्वतंत्रता और सहयोग का वातावरण बालक के सीखने को सहज बनाता है। इस अवस्था में दी गई शिक्षा और संस्कार बालक के व्यक्तित्व की नींव रखते हैं, जो उसके भविष्य के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए बाल्यावस्था की शिक्षा का स्वरूप आनंददायक, अनुभव आधारित और जीवोपयोगी होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा बाल्यावस्था में विभिन्न संस्थाओं के प्रभाव का वर्णन कीजिए। बाल्यावस्था में बालक के विकास पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालक परिवार की पहली और सबसे प्रभावशाली संस्था है। परिवार जो है वो बालक की पहली और सबसे प्रभावशाली संस्था है, जहां उसे प्रेम, सुरक्षा, संस्कार और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होती है। विद्यालय बालक के बौद्धिक विकास, अनुशासन, सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज बालक को सामाजिक नियम, परंपराएं, रीति रिवाज और नागरिक कर्तव्यों से परिचित कराता है। मित्र समूह बालक में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास और नैतिक नेतृत्व जैसे गुणों का विकास करता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं बालक में नैतिक मूल्यों और आचरण की भावना विकसित करता है। इन सभी संस्थाओं का संयुक्त प्रभाव बालक के
सर्वांगीण विकास में सहायक होता है और उसके व्यक्तित्व को संतुलित रूप प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 14, पाठ्य चर्चा की विशेषता लिखिए। पाठ्य चर्चा शिक्षा की वह संगठित योजना है जिसके माध्यम से विद्यालय अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। एक अच्छी पाठ्य चर्चा की प्रमुख विशेषता यह है कि वह बालक केंद्रित होती है और विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। पाठ्य चर्चा जीवन से संबंधित और उपयोगी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसमें ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण तथा अनुभव का संतुलन समावेश होता है। पाठ्य चर्चा लचीली और गतिशील होती है जिससे समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। यह बालक के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक पर बल देती है। इसके साथ ही पाठ्य चर्चा शिक्षण अधिगम को रोचक, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाती है। प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा पाठ्य चर्चा विकास के सिद्धांत लिखिए। पाठ्य चर्चा विकास के कुछ सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सर्वप्रथम बालक केंद्रितता का सिद्धांत, जिसके अनुसार पाठ्य चर्चा बालक की रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। समायोजन उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार पाठ्य चर्चा समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं से जुड़ी हुई। सततता और क्रमबद्धता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विषय वस्तु सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़े। इसके अतिरिक्त लचीलापन, संतुलन, अनुभव आधारितता तथा व्यवहारिकता के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हैं। पाठ्य चर्चा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायक हो, उन्हें जीवन के लिए तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 15, इकाई योजना का क्या अर्थ है? इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इकाई योजना शिक्षण की वह योजना है जिसमें पाठ्यक्रम के किसी एक विषय पर अध्याय को निश्चित उद्देश्यों के अंतर्गत योजनाबद्ध रूप से पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें संबंधित विषय वस्तु को छोटे छोटे पाठों में विभाजित कर क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इकाई योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षण को सुव्यवस्थित, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाना होता है। इकाई योजना की प्रमुख विशेषता है स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण, विषय वस्तु का तार्किक क्रम, समय का उचित नियोजन, शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग, मूल्यांकन की व्यवस्था। यह योजना शिक्षण को रोचक बनाती है और शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा पाठ्य योजना निर्माण के सिद्धांत लिखिए। पाठ्य योजना शिक्षण प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। सर्वप्रथम उद्देश्य की स्पष्टता का सिद्धांत आवश्यक है, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को शिक्षण के लक्ष्यों का ज्ञान हो। बालक केंद्रितता का सिद्धांत के अनुसार पाठ विद्यार्थी की आयु, रुचि, योग्यता और मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। सोपानबद्धता का सिद्धांत के अंतर्गत विषय वस्तु को सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात तथा मूर्ख से अमूर्त और प्रस्तुत किया जाता है। समय प्रबंध का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि पाठ निर्धारित समय में पूर्ण हो। शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्रियों का सिद्धांत शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाता है। इसके अतिरिक्त
सक्रिय सहभागिता, पुनरावृत्ति, मूल्यांकन तथा लचीलापन के सिद्धांत भी महत्वपूर्ण हैं। इन सिद्धांतों पर आधारित पाठ योजना शिक्षण को सुव्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और सफल बनाती है। प्रश्न क्रमांक 16, प्रभावशाली एवं सूचनात्मक प्रतिवेदन के नियम लिखिए। प्रभावशाली एवं सूचनात्मक प्रतिवेदन किसी घटना, गतिविधि या स्थिति की सही, स्पष्ट और उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करता है। एक अच्छे प्रतिवेदन का पहला नियम यह है कि वह तथ्यपरक, सत्य तथा निष्पक्ष होना चाहिए। प्रतिवेदन में कल्पना, भावुकता या पक्षपात का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, शिष्ट और औपचारिक होनी चाहिए ताकि पाठक विषय को आसानी से समझ सके। प्रतिवेदन संक्षिप्त किंतु पूर्ण होना चाहिए, अर्थात अनावश्यक विवरण से बचते हुए आवश्यक तथ्यों को शामिल किया जाए। इससे इसमें घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। कब, कहाँ, क्या, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। शीर्षक आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। तिथि, स्थान और संदर्भ का उल्लेख आवश्यक है। प्रतिवेदन की भाषा वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए तथा वाक्य छोटे एवं प्रभावशाली होने चाहिए। अंत में निष्कर्ष या सुझाव दिए जा सकते हैं। इस प्रकार नियमों के अनुसार लिखा गया प्रतिवेदन पाठक को सही सूचना देता है और निर्णय लेने में सहायक होता है। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा। विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। विद्यालय समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था है। परिवार के बाद विद्यालय ही वह स्थान है जहां बालक को योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण और औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। विद्यालय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ बालक को ज्ञान के साथ साथ अनुशासन, समय पालन, सहयोग और सामाजिक व्यवहार की शिक्षा मिलती है। विद्यालय बालक के बौद्धिक विकास में सहायक होता है तथा उसकी छिपी हुई क्षमताओं को विकसित करता है। यह प्रशिक्षित शिक्षक, निश्चित पाठ्यक्रम और उपयुक्त शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय बालक में नैतिक मूल्यों, नागरिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करता है। विद्यालय का महत्व इस दृष्टि से भी है कि समाज में और राष्ट्र के लिए योग्य, कुशल और जिम्मेदार नागरिक तैयार करता है। सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सहिष्णुता और अनुशासन जैसे गुण विद्यालय के माध्यम से ही विकसित होते हैं। इस प्रकार विद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बल्कि समाज के विकास और राष्ट्र के निर्माण पर भी आधारित है। प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF के उद्देश्य लिखिए। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF का उद्देश्य भारत में शिक्षा को एक समान दिशा प्रदान करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक को बढ़ावा देना है। NCP शिक्षा को जीवन से जोड़ती है तथा रटने की प्रवृत्ति को कम कर समझ आधारित और अनुभव आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करती है। यह विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता, तर्क शक्ति और समस्या का समाधान क्षमता का विकास करती है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने पर बल देती है। यह शिक्षा को बालक केंद्रित, लचीली और समावेशी बनाने का प्रयास करती है, जिससे सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर मिले। NCF का उद्देश्य ऐसे नागरिक
तैयार करना है जो आत्मनिर्भर, जिम्मेदार, संवेदनशील और समाज के प्रति जागरूक हो, राष्ट्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। प्रश्न क्रमांक 17, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत लिखिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ के कुछ सिद्धांत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रमुख सिद्धांत बालक केंद्रितता है, जिसके अनुसार शिक्षा बालकों की रुचियों, क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। जीवन से शिक्षा का संबंध दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिससे शिक्षा व्यवहारिक और उपयोगी बने। एनसीएफ रटने की प्रवृत्ति को कम कर समझ आधारित अधिगम पर बल देती है। समानता और समावेशन का सिद्धांत सभी वर्गों और समुदाय के बच्चों को समान अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और सामाजिक न्याय को शिक्षा के माध्यम से विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके साथ ही लचीलापन, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, बालक का सर्वांगीण विकास, अनुभव आधारित शिक्षा भी इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत शिक्षा को प्रभावी और सार्थक बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, बालक कैसे सीखते हैं? बालक को सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु और सक्रिय होते हैं। वे अपने आसपास के वातावरण से अनुकूल खेल, निरीक्षण, अनुकरण और गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। सीखना केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होता, बल्कि परिवार, विद्यालय, मित्र समूह और समाज से भी होता है। बालक प्रश्न पूछकर, प्रयोग कर और गलतियों से सीखता है। उसकी सीखने की प्रतिक्रिया में रुचि, प्रेरणा और सक्रिय सहभागिता का विशेष महत्व होता है। जब शिक्षा बालक की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होती है, तो सीखना अधिक प्रभावी होता है। प्रेमपूर्ण, सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण बालक के सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। शिक्षक इस प्रक्रिया में मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाता है, न केवल ज्ञान देने वाला। इस प्रकार बालक सीखने की प्रक्रिया एक सतत अनुभव आधारित और विकासात्मक प्रक्रिया है, जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा शेष अवस्था की विशेषता लिखिए। शेष अवस्था मानव जीवन की प्रारंभिक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। शेष अवस्था जो है मानव जीवन की प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता तीव्र शारीरिक विकास है। शिशु धीरे धीरे बैठना, फिर खड़े होना, फिर चलना और फिर वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। शेष अवस्था में इंद्रियों का विकास तेजी से होता है तथा शिशु स्पर्श, ध्वनि और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। इस अवस्था में शिशु दूसरों का अनुकरण करता है और सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भावनात्मक रूप से शिशु माता पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है और प्रेम, सुरक्षा तथा स्नेह की आवश्यकता महसूस करता है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था भी इसी काल में होती है, जब शिशु ध्वनियों निकालना और सरल शब्द बोलना शुरू करता है। शेष अवस्था में प्राप्त देखभाल, पोषण और वातावरण का प्रभाव जीवन भर पड़ता रहता है, इसलिए इस अवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रश्न क्रमांक 19 से लेकर 20 तक निबंधात्मक प्रश्न हैं, जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द हैं। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा 5 अंक का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 19, शिशु शिक्षा शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिशु शिक्षण यानी कि प्री प्राइमरी टीचर का स्थान शिक्षा प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शैशव एवं पूर्व प्राथमिक अवस्था में ही बालक के व्यक्तित्व, आदतों और व्यवहार की नींव पड़ती है।
इस स्तर पर शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक, संरक्षक और मित्र की भूमिका निभाता है। एक अच्छे शिशु शिक्षक से स्नेह, करुणा और धैर्य का होना अनिवार्य है। छोटे बच्चे भावनात्मक रूप से कोमल होते हैं, अतः शिक्षक का व्यवहार प्रेमपूर्ण, सहनशील और समझदारीपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का समुचित ज्ञान होना चाहिए ताकि वह बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और व्यक्तित्व भिन्नताओं को समझ सके। शिशु शिक्षक को खेल आधारित क्रियात्मक और अनुभवात्मक शिक्षण गतिविधियों में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में खेल ही शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। कहानी, कविता, गीत, नृत्य, चित्रकला और नाटक के माध्यम से शिक्षण को रोचक बनाता है। उसकी प्रमुख विशेषता होनी चाहिए रचनात्मक और कल्पनाशीलता शिशु शिक्षक के आवश्यक गुण हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक में स्पष्ट उच्चारण, मधुर वाणी, प्रभावी संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए। उसे बच्चों में अनुशासन स्थापित करने के लिए कठोरता के स्थान पर प्रेम और प्रेरणा का सहारा लेना चाहिए। शिक्षक का स्वस्थ, सुव्यवस्थित और अनुकरणीय व्यक्तित्व बच्चों को सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक आदर्श शिशु शिक्षा शिक्षक बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास पर समान ध्यान देता है। इस प्रकार शिशु शिक्षा शिक्षक की विशेषताएं बालक के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखती हैं। प्रश्न क्रमांक 19, विद्यालयों में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो प्रारंभिक अधिगम विद्यालयी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसी चरण में बालक की बुनियादी क्षमताएं, आदतें, भाषा, सोचने की शक्ति और सीखने की प्रवृत्ति विकसित होती हैं। किंतु विद्यालय में प्रारंभिक अधिगम अनेक चुनौतियों से प्रभावित होता है जो उसकी प्रभावशीलता को कम कर देती हैं। इससे प्रमुख चुनौती विद्यार्थियों की व्यक्तित्व भिन्नताएं हैं। सभी बच्चे समान आयु, क्षमता, रुचि, पृष्ठभूमि और सीखने की गति के नहीं होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ अधिक समय और सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे शिक्षक के लिए सभी बच्चों की आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना कठिन हो सकता है। प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक गंभीर समस्या है। प्रारंभिक स्तर पर शिक्षण के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित, बाल मनोविज्ञान से परिचित और खेल आधारित शिक्षण में दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता होती है, लेकिन अनेक विद्यालयों में ऐसे शिक्षक का अभाव पाया जाता है। इसके कारण शिक्षण प्रक्रिया रुचिपूर्ण और प्रभावी नहीं बन पाती है। अधोसंरचना संसाधनों का अभाव भी प्रारंभिक अधिगम में बड़ी बाधा है। कई विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाएं, खेल सामग्री, चित्र पुस्तकें, शिक्षण सहायक उपकरण और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध नहीं होता है। इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। भाषाई विविधता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बच्चे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमियों से आते हैं, जबकि विद्यालय की शिक्षण भाषा अलग होती है। इसमें बच्चों को समझने और अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक सहयोग की कमी भी प्रारंभिक अधिगम को प्रभावित करती है। अभिभावकों की अशिक्षा, गरीबी, समय अभाव या शिक्षा के प्रति उदासीनता बच्चों के सीखने में बाधा बनती है। अधिक कक्षा आकार, समय की कमी, पाठ्यक्रम का बोझ तथा अनुचित मूल्यांकन प्रणाली भी प्रारंभिक अधिगम की गुणवत्ता को कम करती है। इस चुनौतियों के समाधान के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति, पर्याप्त संसाधन, बालक केंद्रित शिक्षण विधियाँ और अभिभावकों की भागीदारी और सहायक वातावरण की आवश्यकता है। तभी प्रारंभिक अधिगम प्रभावी, आनंददायक और सार्थक बन सकता है। प्रश्न क्रमांक 20, बालक के संवेगात्मक, भावनात्मक
विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बालक का संवेगात्मक विकास उसके संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। संवेगात्मक विकास से आशय बालक की भावनाओं जैसे प्रेम, भय, क्रोध, प्रसन्नता, ईर्ष्या आदि के उचित विकास और नियंत्रण से है। यह विकास अनेक कारकों से प्रभावित होता है। वंशानुक्रम बालक के भावनात्मक विकास पर आधार होता है। जन्मजात स्वभाव, संवेदनशीलता और भावनात्मक प्रवृत्तियाँ इसी से प्राप्त होती हैं। परिवार का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यदि परिवार में प्रेम, सुरक्षा, स्नेह और सहयोग का वातावरण है तो बालक भावनात्मक रूप से संतुलित बनता है, जबकि कलह, उपेक्षा और कठोर अनुशासन उसके भावनात्मक विकास को बाधित करता है। विद्यालय और शिक्षक की भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण, प्रोत्साहन देने वाला और न्यायपूर्ण व्यवहार बालक में आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और संस्कारात्मक भावना विकसित करता है। मित्र समूह के माध्यम से बालक सहयोग, सहानुभूति और प्रतिस्पर्धा और सामाजिक भावना सीखता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पोषण तथा जीवन के अनुभव भी भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक अनुभव बालक को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं, जबकि नकारात्मक अनुभव भय और असुरक्षा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के कारकों का संयुक्त प्रभाव बालक के संवेगात्मक विकास को दिशा प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा संवेगात्मक बुद्धि क्या है? संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों की विवेचना कीजिए। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस से तात्पर्य उस क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं के संवेगों, भावनाओं तथा दूसरों के संवेगों की पहचानता है, समझता है और नियंत्रित करता है तथा परिस्थितियों के अनुसार उचित ढंग से व्यक्त करता है। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन, सामाजिक समायोजन और जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। आज के समय यह माना जाता है कि केवल बौद्धिक बुद्धि ही सफलता के लिए पर्याप्त नहीं, बल्कि संवेगात्मक बुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। संवेगात्मक बुद्धि के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता संवेगात्मक बुद्धि का आधार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने भाव, विचारों, शक्तियों, कमजोरियों और व्यवहार को समझता है। आत्म जागरूक व्यक्ति यह जानता है कि वह कब, क्यों और कैसे भावनात्मक प्रतिक्रिया कर रहा है। इससे वह अपने व्यवहार में सुधार कर पाता है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने क्रोध, भय, तनाव, निराशा आवेगों पर नियंत्रण रखना। यह तत्व व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत, संयमित और संतुलित रहने में सहायता करता है। आत्मनियंत्रण से व्यक्ति आवेगों के लिए किए गए गलत निर्णयों से बच सकता है। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। प्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करने हेतु प्रेरित करती है। संवेगात्मक रूप से बौद्धिक व्यक्ति कठिनाइयों, असफलताओं और बाधाओं के बावजूद आशावादी बना रहता है और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहता है। यह गुण सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सहानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं, समस्याओं और दृष्टिकोण को समझना। सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति दूसरों के साथ संवेदनशील व्यवहार करता है, उसके भावनात्मक अनुभवों का सम्मान करता है। यह गुण सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। सामाजिक कौशल के अंतर्गत प्रभावी संवाद, सहयोग, नेतृत्व, संघर्ष समाधान और संबंध निर्माण की क्षमता आती है। संवेगात्मक
बुद्धि से युक्त व्यक्ति समूह में कार्य करने, दूसरों को प्रभावित करने तथा सकारात्मक कार्य संबंध बनाए रखने में सक्षम होता है। निष्कर्ष, संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के शैक्षिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह व्यक्ति को न केवल सफल बनाती है बल्कि उसे एक संतुलित, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। इसलिए आधुनिक शिक्षा में संवेगात्मक बुद्धि के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। दोस्तों, हम सीरीज शुरू की है जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट MP DLED फर्स्ट ईयर के 2025 के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें आज हमने किया है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा। इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट के देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।